फ्रेंड्स, यदि आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को पता होगा कि हमने आज से लगभग 8 से 10 महीने पहले अपने इस चैनल पर एक पैकेज एसी से संबंधित एक वीडियो अपलोड किया था। उसमें हमने पैकेज एसी के पूरे कार्य प्रणाली को बताया था, रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एयर साइकिल और जो है कि उसका कंडेंसर वाटर साइकिल, ये सारे साइकिल के बारे में हमने पूरा उसमें विस्तार पूर्वक बताया था। तो कुछ दिनों पहले, मतलब आज से लगभग 3 महीना पहले, एक भाई ने उस वीडियो पर कमेंट किया था कि सर इसके कनेक्शन के बारे में बताइए कि ये कैसे इसका कनेक्शन होता है, इसके कॉन्टेक्टर, एलपी, एचपी जो भी स्विच होते हैं इनके बारे में आप विस्तार पूर्वक बताइए। तो हमने कहा था कि सर ठीक है, हम उसका जो है कि आपका टॉपिक नोट कर लेते हैं, कुछ दिनों के बाद जो है कि आपके वीडियो बना दिए जाएंगे। आपका जो ये कमेंट है इस पर मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन मैं भूल गया, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनके वजह से मैं उस कमेंट को भूल गया था। तो आज से 2-3 दिन पहले तो भाई ने फिर से कमेंट किया, उसी कमेंट पर फिर से कमेंट किया और उन्होंने पूछा सर क्या वीडियो आपकी बनी या नहीं बनी। तो मैं बहुत ज़्यादा शौक रह गया कि इतना जो है कि आप कैसे उसी कमेंट को दोबारा खोजे, फिर उसी में आपने कमेंट किया। कोई दिक्कत नहीं है, फिर से जो है मैं भूल गया था, लेकिन अब जो है आपके दोबारा कमेंट पर मैं वो वीडियो बनाने वाला हूँ। और यह वीडियो जो है बिल्कुल शून्य लेवल से होगी। यदि आप सिंगल फेज का कार्य कर रहे हैं, कोई भी हो, यदि आप सिंगल फेज की एसी का कार्य कर रहे हैं, स्प्लिट और विंडो के बारे में आप जान गए हैं, तो आप 3 फेज के एसी के बारे में बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। उसमें किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं आएगा। हम बिल्कुल ही बेसिक तरीके से बताने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा हमने कनेक्शन डायग्राम बना रखा है। यदि आपको लगता है कि आप समझ सकते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो है आप वीडियो को छोड़ करके जा भी सकते हैं यदि आप इस कनेक्शन को समझ सकते हैं। तो यदि आपको लगता है कि हमारे साथ इस कनेक्शन को सीखना चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हम पूरा जो है कि कोशिश करेंगे कि सभी को हम इस पूरे कनेक्शन को समझा सकें। इसमें जो भी कंडक्टर लगा हुआ है या फिर जो भी प्रोडक्ट लगे हुए हैं, इन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो जाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको क्लियर करेंगे। एक बात और आप ध्यान दीजिएगा, इसमें पीसीबी कहीं नहीं दिख रहा है। यदि आप लोगों का प्यार इस वीडियो पर बहुत ज़्यादा मिलता है तो मैं जो है इससे थोड़ा सा और इसका लेवल बढ़ाऊंगा, यानी कि पैकेज एसी में एक कंप्रेसर के स्थान पर 2-2 कंप्रेसर लगता है। कंडेंसर फैन जो है कि एक नहीं बल्कि 2-2 लग जाता है बहुत से पैकेज एसी में। तो उन सभी का जो है कि मैं कनेक्शन आप लोगों को बताऊंगा और वहां पर जो है आपको पीसीबी के द्वारा वो सारे कनेक्शन देखने को मिलेंगे। यदि इस वीडियो पर बहुत सारा प्यार मिलता है, यानी व्यूज़ जो है ठीक ठाक आ जाते हैं, आप लाइक कमेंट करते हैं, तो हम जो है कि हमको लगेगा कि आप इंटरेस्टेड हैं, तो इसको और बेहतर तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे। चलिए हम यहाँ से इस पूरे कनेक्शन को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि यह 3 फेज की एसी है तो इसके अंदर 3 फेज की ही सप्लाई आएगी। तो बाहर से इसमें 3 फेज की सप्लाई आई है और 3 फेज की सप्लाई को बोला क्या जाता है, आर, वाई और बी। उसके साथ साथ यहाँ पर न्यूट्रल आया हुआ है। इसको हम लेकर के चले गए हैं 4 पोल का एमसीबी। ये जो है एमसीबी दिख रहा है आपको, नीचे के तरफ इन कर दिया हमने और इसको जो है ऊपर से आउट कर लिया। ये जो है 4 पोल का एमसीबी है। यहाँ पर हमने 4 पोल लिखा था, यहाँ गलती से 3 पोल लिखा गया था। तो यहाँ से देखिए 4 तार इन हो गया। इस चारों तारों में एक न्यूट्रल है और जो है 3 फेज है। ये जो है जब भी हम इसको ऑन करेंगे तो यह जो सप्लाई है यहाँ से निकल करके पहुँच जाता है HVTV में। ये HVTV क्या है, तो हाई वोल्टेज टर्मिनल ब्लॉक, इसको बोला जाता है हाई वोल्टेज टर्मिनल ब्लॉक। आप यहाँ पर चित्र भी देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का होता है, यानी कि जिसमें तार और जोड़ने का ऑप्शन होता है उसी को HVTV के नाम से जाना जाता है। आप इसको कनेक्टर भी कह सकते हैं, कंडक्टर नहीं, कनेक्टर। कनेक्टर अलग होता है और कंडक्टर अलग होता है। अभी हम कंडक्टर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से जो है अब 3 फेज और न्यूट्रल तीनों जो है, बस यहाँ पर क्या होता है, एमसीबी से आया, इन हुआ और यहाँ से HVTV से बाहर निकल गया। ये सिर्फ तार जोड़ने का जगह है और कोई विशेष चीज़ इसके अंदर है नहीं। अब यहाँ से हम RYB
यन। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आर को हम इधर भी लिख सकते हैं, न्यूट्रल इधर भी आ सकता है, लेकिन जैसा हमारा कनेक्शन यानी कि तार हमको सूटेबल लगा उसी तरीके से हमने इस तरीके से लिखा हुआ है। तो हमारा इधर जो है आर था, वाई था, बी था, यन था, और यही जो है कुछ इस तरीके से आ करके यहाँ यन बी वाई आर यानी 3 फेज और यन आ गया। उसके बाद ये 3 फेज जो है चला गया इस कंडक्टर में। यहाँ पर हमने 2 कंडक्टर बनाया हुआ है। ये जो कंडक्टर है यह कंप्रेसर को ऑन ऑफ करने के लिए, यानी कि इसी के द्वारा जो है हमारा कंप्रेसर चलेगा और इसके द्वारा जो है ब्लोअर मोटर चलेगा। ये जो आप कंडक्टर देख रहे हैं जो पहला वाला है, इससे कंप्रेसर के साथ साथ कंडेंसर फैन भी इसी से चलेगा। जब कंप्रेसर चलता है उसी समय हमें आवश्यकता होती है कंडेंसर फैन को भी चलाने की। यदि आपको लगता है कि दोनों मोटर जो है यानी कंप्रेसर मोटर और हमारा कंडेंसर मोटर बहुत बड़े हैं, बड़े का मतलब जो है कि इनका एम्पियर क्षमता दोनों का लोड वाला क्षमता जो है ज़्यादा है, तो कुछ जगहों पर इस फैन मोटर के लिए अलग से कंडक्टर लगता है। फ्रेंड्स, यदि आप इस पर बहुत सारा प्यार देते हैं, लाइक कमेंट आता है आप लोगों का और व्यूज ठीक ठाक रहता है इस पर, तो हम दूसरा वाला भी इसका कनेक्शन बनाएंगे और उस कनेक्शन में हम भरपूर पूरी तरह से जो भी कुछ होता है वो सब कुछ आप लोगों को उसमें बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन यह जो है बेसिक है, इसको यदि आप समझ लेते हैं तभी आप उस वाले कनेक्शन को समझ सकते हैं। यहाँ पर हमारा एक कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है। दोनों कंडक्टरों का एम्पियर क्षमता अलग अलग हो सकता है मोटर के हिसाब से। ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, ये थोड़ा सा छोटा हो सकता है। चित्र में हमने दोनों को लगभग बराबर ही बनाया हुआ है। अब सबसे पहले तो हम यह जानेंगे, क्योंकि कंडक्टर के पास हम आ गए तो कंडक्टर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कंडक्टर क्या है? एक प्रकार का स्विच है। अब ये स्विच किस तरीके से काम करता है, तो इसको हम ऑन या ऑफ जो है मैनुअली नहीं करते हैं। इसमें एक कॉइल लगा होता है, ये मैग्नेटिक कॉइल आप देख रहे हैं जिसमें 2 टर्मिनल बने हुए हैं। यदि आप इस कॉइल को 24 वोल्ट सप्लाई दे देते हैं, यह 24 वोल्ट का भी होता है, 220 वोल्ट वाला भी आता है। तो यदि आप इसको 24 वोल्ट देंगे, यानी ये 24 वोल्ट का कॉइल है तो आपको इसे 24 वोल्ट ही देना है। 24 वोल्ट यहाँ पर देंगे तो ये होता क्या है कि ये स्विच जो है ऑन हो जाता है। स्विच ऑन होने का मतलब ये है कि ये आर से सट जाएगा, वाई से सटेगा और बी से सट जाएगा। कुछ इस तरीके से इनका कनेक्शन हो जाता है। लेकिन जब तक इसमें सप्लाई नहीं आती है, ये जो है ऊपर वाले अलग रहते हैं, नीचे वाले अलग रहते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा कंडक्टर कार्य करता है और इसको मैनुअली नहीं, इसको 24 वोल्ट सप्लाई दे करके ही ऑन किया जाता है। और यही जो है 24 वोल्ट की सप्लाई जो है हम इधर से सर्किट बना करके लाए हुए हैं। अभी पहले हम जो है 3 फेज का पूरा कनेक्शन समझ लेंगे, उसके बाद जो है ये नॉर्मल जो लो वोल्टेज वाला है 24 वोल्ट की सप्लाई को समझा जाएगा। अभी हमने जो है आपको बता दिया ये कंडक्टर क्या होता है और कंडक्टर के अंदर कैसे जो है वर्क होता है। तो ये दोनों कंडक्टर सेम है, तो सेम जो है कि दोनों के लिए अलग अलग बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो ये एक भाग बना हुआ है जिसे हम ओवरलोड बोलते हैं। अब ये ओवरलोड में क्या फंक्शन होता है, तो इसमें भी क्या है RYB 3 टर्मिनल बना हुआ है और इसके ऊपर हमने 2 एक्स्ट्रा टर्मिनल बना रखा है। अब होता क्या है कि इसमें 1 एम्पियर सेट करने का ऑप्शन देता है। या तो ये फिक्स वाला भी रहेगा, फिक्स यानी 25 एम्पियर का ले लिए तो 25 एम्पियर ये OLP काम करेगा। ओवरलोड जो है 25 एम्पियर पर काम करेगा, यानी 25 एम्पियर से जब ऊपर से करंट इसके अंदर जाने लगेगा, 25 के बाद मान लेते हैं 30 हो गया, 35 हो गया, तो इस तरीके का करंट जाने लगेगा तो ये क्या करता है, सप्लाई को कट कर देता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इसमें सेटिंग वाला भी होता है। मान लेते हैं कि 16 एम्पियर से लेकर के 25 एम्पियर तक आप इसमें सेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक नॉब है जिसे घुमा करके आप इसके एम्पियर को सेट कर सकते हैं। तो कुछ में जो है ये सेटिंग करने वाला आता है और कुछ में जो है फिक्स मान वाला आता है। अब यहाँ पर हमने ये 2 टर्मिनल बनाया हुआ है और कहने का मतलब ये है कि यदि यह 25 एम्पियर वाला है
थोड़ा सा मार्कर काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर देखते हैं। देखिए ये फिक्स यदि मान लेते हैं 25 एम्पियर वाला है, तो यदि 25 एम्पियर से नीचे तक की धारा नीचे जा रही है, यानी कि इसमें ये करंट जो है 25 एम्पियर से नीचे का है, तब तक ये क्या है, ये दोनों टर्मिनल सटे रहते हैं। ये जो हमने एक्स्ट्रा बनाया हुआ है दोनों आपस में चिपके रहते हैं। और जैसे ही 25 एम्पियर से ज़्यादा का मान होता है, ये दोनों को अलग कर दिया जाता है। मतलब इस OLP के द्वारा सिर्फ ये दोनों टर्मिनल अलग हो जाते हैं, जिससे ये जो 24 वोल्ट की सप्लाई है हमारे इस कॉइल पर नहीं पहुंचेगा। और जब नहीं पहुंचेगा तो रिले क्या हो जाएगा, यानी कंडक्टर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 25 एम्पियर का यदि ये है, तो 25 एम्पियर से नीचे का यदि लोड इसमें बह रहा है, चल रहा है, तब तक तो यह सटा रहेगा। लेकिन जैसे ही 25 एम्पियर से ऊपर का सप्लाई जाएगा तो ये ओवरलोड में ट्रिप हो जाएगा। यहाँ पर दो तरीक़ों से ट्रिपिंग हो सकता है। एक तो ये अलग से ऑप्शन दे दिया है, ये जो सटा रहेगा और 25 एम्पियर से ऊपर होगा तो अलग हो जाएगा। नहीं तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि यही तीनों जो फेज है, ऊपर वाले तीनों फेज से कट जाते हैं, ओवरलोड होने पर ये तीनों अलग हो जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से भी इसके अंदर फंक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर हमने जो बनाया हुआ है ये दो अलग टर्मिनल है। 25 एम्पियर से नीचे जब करंट रहेगा तो दोनों चिपके रहेंगे, और ऊपर करंट जाएगा तो ये दोनों अलग हो जाएंगे। बस इतना सा आपको समझ लेना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो RYB जो सप्लाई पहुँच रही है यहाँ पर, वही RYB यहाँ नीचे से होते हुए पहले OLP में चला गया, यानी ओवरलोड में चला गया। अब ओवरलोड से जो है ये तीनों जो है नीचे की तरफ आ जाएगा। यही सेम तीनों सप्लाई एकदम OLP के नीचे आ जाएगा। अब OLP के नीचे आया तो आप देख सकते हैं RYB, ये तीन गो तार इधर के तरफ आ गया कंप्रेसर के लिए, और यही तीन तार जो है RYB सीधे सीधे 3 फेज का कंडेंसर फैन है तो वहाँ पर चला गया। फ्रेंड्स आपको बता दें कि ये जो मोटर होता है 3 फेज में भी आता है और सिंगल फेज में भी लगता है। तो यदि सिंगल फेज का है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ जो है इसका एक तार यानी कि RYB में से कोई एक तार आपको यहाँ पर जोड़ना है, और न्यूट्रल यहाँ से लेकर के आपको डायरेक्ट यहाँ पर दे देना है। तो कुछ इस तरीके से हमारा 3 फेज का मोटर या सिंगल फेज का मोटर आप कनेक्शन कर पाएंगे। बस इसके आवश्यकता के अनुसार आपको कनेक्शन करना होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये 3 फेज का जो सप्लाई था इस कंडक्टर से नीचे के तरफ आया और कंप्रेसर को चला गया और कंडेंसर फैन को चला गया। ये बात आपको क्लियर हो पाई होगी। यदि दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछिएगा ज़रूर, ताकि हमको लगे कि नहीं आपने ध्यान से देखा और समझा है। अब यहाँ से यहीं से हमने क्या किया, 3 तार उठा करके इस वाले कंडक्टर के अंदर लगा दिया, क्योंकि 3 फेज जो सप्लाई है यहाँ पर भी आपको इनपुट करना है। फ्रेंड्स यही तार जो तीनों है, यदि आप इसमें नहीं करना चाहते हैं तो इन्हीं तीनों को HVTB के अंदर भी आप जोड़ सकते हैं। यानी कि जो इनपुट इसमें 3 फेज करने वाले हैं, आप इन तीनों तारों को RYB पर ले जा करके जोड़ के अलग से आप यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको लगता है कि आप यहीं से जोड़ सकते हैं तो यहाँ से भी जोड़ा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए B वाला आपका इधर हो गया, Y वाला इधर हो गया, R वाला उधर चला गया। तो इसमें ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं कि आप बाएं साइड से ही RYB जो है कि फेज को दें, किसी भी साइड से दिया जाता है। लेकिन नीचे के तरफ जब आ रहा है तो आपको यह ध्यान रखना है कि RYB जो सप्लाई है मोटर के जो 3 फेज में RYB लिखा हुआ है वहीं पर पहुंचना चाहिए, और इधर उधर नहीं पहुंचना चाहिए। तो बस इतना सा ध्यान रखना है। ये तो बाकी आपका स्विच है, RYB जो है कि यहाँ से ऊपर से नीचे सट जाएगा, तो यही तीनों जो फेज है यहाँ पर आ जाएगा। और ये जो तीनों फेज है यहाँ पर आएगा तो यहाँ तीनों से निकल करके RYB जो है कि ये सप्लाई चला जाएगा 3 फेज के ब्लोअर मोटर में। यह ब्लोअर मोटर क्या करता है, जो ठंडी ठंडी हवा होती है AC की, वह कमरे तक पहुँचाने का काम करता है डक्ट के द्वारा। यानी कि बहुत ही यह पावरफुल मोटर होता है, तो जो कि ठंडी हवा को खींच करके हमारे कमरे के अंदर भेजने का काम करता है। और इसको चलाने के लिए हमें 3 फेज की आवश्यकता होती है पैकेज AC के अंदर। अब उसके बाद जो है कि यहाँ पर SPPR लगा हुआ है, सिंगल फेज
प्रिवेंटर इसको बोला जाता है। सिंगल फेज प्रिवेंटर क्या काम करता है, ये फेज फेलियर होने की सूचना देता है। इस एसी को फेज फेलियर होने की सूचना दे करके एसी के कंप्रेसर, मोटर और भी जो भी ब्लोअर मोटर, फैन मोटर है, इनको ख़राब होने से बचाने का काम करता है SPPR, सिंगल फेज प्रिवेंटर। ये कैसे काम करता है इसके बारे में भी हम समझेंगे। यहाँ पर इसको 3 फेज चाहिए, RYB तीनों जो फेज है इसके अंदर चाहिए। अब होता क्या है, मान लेते हैं यदि इसको हम अभी रोक दें और आगे आपको थोड़ा सा और समझा लें कि ये जो तीनों फेज है, तीनों फेज यदि प्रॉपर नहीं आ रहा है, यानी कि इधर से ही हमारे जो पोल का कनेक्शन है, पोल से जो इनपुट आ रहा है इसके अंदर, उसमें से ही कोई B या Y चाहे R कोई भी एक फेज फेल हो गया है और वह फेज जो है हमारे एसी के अंदर नहीं आ पा रहा है, तो दिक्कत हो सकता है। क्या दिक्कत होगा, तो डबल फेज पर हमारा ये जो कंप्रेसर है यदि चल रहा है 3 फेज पर और उसी समय एक फेज फेल हो गया तो हमारा कंप्रेसर क्या होगा, चलता ही रहेगा और चलेगा तो अजीब सा उसके अंदर से आवाज़ आने लग जाएगा, क्योंकि डबल फेज पर चल रहा है अब, और चलते चलते क्या होगा, ये हाई एम्पियर लेगा और बंद भी हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आपका या तो कंप्रेसर ख़राब हो सकता है या फिर अन्य कोई सर्किट वगैरह ये ख़राब कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमें ऐसा व्यवस्था लगाना है कि यदि 3 फेज में से कोई एक फेज गायब हो जाए तो तुरंत जो है हमारी एसी काम करना बंद कर देनी चाहिए, यानी ये जो मोटर वगैरह है वो सब जो है कि ऑफ हो जाने चाहिए। तो उसके लिए हमारे एसी में क्या लगा रहता है, पैकेज एसी में या फिर 3 फेज के जो भी एसियाँ होती हैं उसमें यह SPPR लगा होता है। ज़रूरी नहीं कि आप इस SPPR को एसी के अंदर ही लगाएं। आप 3 फेज का मोटर कहीं पर भी चला रहे हैं, आप अपने घर पर भी 3 फेज का मोटर चला रहे हैं, तो उसके सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए आप SPPR अपने घर पर भी लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि यह एसी के लिए ही बनाया गया प्रोडक्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 3 फेज को कहीं पर भी फेल होने से, आप कोई चीज़ ख़राब होने से बचाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप इस चीज़ को लगा सकते हैं। इसके अंदर होता क्या, देखिए एक छोटा सा ये इंडिकेटर रहता है और यह इंडिकेटर जब तक ये तीनों फेज हैं तब तक तो ये जलता रहता है, लेकिन कोई एक फेज गायब हुआ तो ये इंडिकेटर बंद हो जाएगा, जिससे हम देख करके भी बता सकते हैं कि कोई एक फेज गायब हो गया है। अब वह कौन सा फेज गायब है तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा फेज गायब है और उसको फिर से ठीक करना पड़ेगा। तो इसमें जो है आपको 3 फेज जोड़ना होता है और नीचे के तरफ 2 ऐसे टर्मिनल बने होते हैं। मुख्य जो है यही है और ये होता क्या है, आपस में ये क्या होते हैं, चिपके रहते हैं, इस तरीके से चिपके रहते हैं। ये कब चिपकते हैं, जब तीनों फेज इसमें आ जाता है तो यह क्या करता है, स्विच के भांति कार्य करता है, यानी ये वाला टर्मिनल इस टर्मिनल के साथ चिपक जाता है। यदि कोई भी एक फेज इसमें तीनों में से कोई भी एक गायब हो गया तो क्या होगा, ये अलग हो जाएगा। बस आप SPPR में इतना समझिए कि तीनों फेज रहेगा तो यह नीचे वाला दोनों सटा रहेगा और तीनों फेजों में से कोई भी एक फेज या 2 फेज कोई भी गायब हो जाएगा तो यह जो है कि अलग हो जाएगा। कुल मिलाकर के एक प्रकार का ये स्विचिंग का कार्य कर रहा है। 3 फेज होने पर, 3 फेज नहीं रहेगा तो ऑफ, 3 फेज रहेगा तो ऑन। अब उसके बाद जो है हम आगे का प्रोसेस सीखेंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ तक 3 फेज पहुँचना था उन सभी प्रोसेस को हमने बता दिया। अब हमें यह समझना है कि यह जो कॉन्टेक्टर है कब ऑन होगा कब ऑफ होगा, ये सारा जो है कि कौन जो है डिसाइड करता है कि किस कॉन्टेक्टर को कब ऑन होना है कब ऑफ होना है, कैसे ऑन होगा या ऑफ होगा। तो यहाँ पर 24 वोल्ट आना चाहिए, आप चाहे जैसे भी लाइए। तो अब ये 24 वोल्ट की सप्लाई के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगा होता है जो कि 220 से 24 वोल्ट कन्वर्ट करता है, यानी 220 वोल्ट सप्लाई जब आप इसको दीजिएगा तो यह 24 वोल्ट मिला करके मतलब निकाल करके हमें दे देता है। या फिर इस ट्रांसफार्मर को 220 नहीं तो 440 वोल्ट यानी कि डबल फेज पर भी ये चलता है। तो कोई डबल फेज वाला भी ये ट्रांसफार्मर आता है, कोई सिंगल फेज वाला आता है। बस आप
ट्रांसफार्मर के ऊपर जो लिखा हुआ है उसको आप पढ़ लीजिए। लिखा रहेगा 220 वाला है तो आपको सिंगल फेज देना है, यदि 440 लिखा हुआ है तो आपको यहाँ से डबल फेज देना है। तो आप देख सकते हैं कि हमने इस ट्रांसफार्मर को 220 वाला रखा है, तो इन तीनों फेज में से कोई भी एक फेज इसके एक टर्मिनल पर दे देंगे। जो प्राइमरी वाइंडिंग होता है, जिधर आपको हाई वोल्टेज देना होता है, उधर हम एक कोई भी तार पर फेज दे सकते हैं। दूसरा जो बचेगा उस पर हमने क्या किया है, न्यूट्रल सप्लाई यहाँ से उठा करके हमने इस पर दे दिया। अब क्या होता है कि यह ट्रांसफार्मर 220 को यहाँ पर 24 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब इस 24 वोल्ट का जो उपयोग है हम आगे कंडक्टर वगैरह को ऑन ऑफ करने में करेंगे। अब इसको कैसे यूज में लेना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 वोल्ट के 2 तार हो गए। एक तार को हम जो है इस सिंगल फेज प्रिवेंटर में लगाएंगे और लगाने के बाद जो है यहाँ पर ये स्विचिंग का कार्य करता है, यानी कि ये ऐसे ऑन होगा जब 3 फेज रहेगा। तो उसमें से एक तार हम यहाँ पर लगाएंगे और एक तार उठा करके इधर के तरफ, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं इसको थर्मोस्टेट बोला जाता है। पैकेज एसी का ये थर्मोस्टेट है जिस पे आप डिस्प्ले वगैरह देख सकते हैं, यहाँ पर चित्र भी है और इसमें टेम्परेचर वगैरह जो सेटिंग वगैरह होता है सब कुछ जो है इसी से किया जाता है। अब इसमें कनेक्शन कैसे करना होता है, इसके ऊपर क्या क्या लिखा गया होता है, वो चीज़ हमको समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पर C और R लिखा हुआ है, तो C और R पर हमें 24 वोल्ट सप्लाई देने की आवश्यकता होती है। अब इन 24 वोल्ट में 2 तार है, तो दोनों तार कोई भी एक C पर कोई भी एक R पर दिया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक तार को डायरेक्ट हमने C पर जोड़ दिया और एक तार को हम डायरेक्ट ना जोड़ करके SPPR का जो स्विचिंग पॉइंट है वहाँ पर हमने दिया और यहाँ 3 फेज रहेगा इसके ऊपर। तो ये क्या होगा, स्विचिंग का कार्य कर रहा है, ये ऑन ही होगा। तो यहाँ से सप्लाई इधर से आती हुई ये 24 वोल्ट पर यानी R पर पहुँच जाएगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो कॉमन पर और R के बीच में हमने 24 वोल्ट सप्लाई को पहुँचा दिया है। यह 24 वोल्ट सप्लाई जब ये 3 फेज रहेगा तभी यहाँ पर पहुँच पाएगा, क्योंकि ये तभी जो है आपस में ऐसे जुड़े रहते हैं। लेकिन 3 फेज में से कोई भी एक फेज गायब हुआ तो यह जो यहाँ से स्विचिंग है वो अलग हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा और यहाँ पर जो 24 वोल्ट सप्लाई है वो 24 वोल्ट सप्लाई गायब हो जाएगी और हमारा जो थर्मोस्टेट स्विच है वो काम नहीं करेगा। आगे अभी हम इसको सीखते हैं। इसमें इसके बाद दिया है Y1, फिर G दिया है, फिर W दिया है। Y1 लिखा रहेगा चाहे सिर्फ Y लिखा रहेगा। यहाँ से जो सप्लाई जाएगी वह सीधे सीधे कंप्रेसर को चली जाएगी, यानी कंप्रेसर वाले कंडक्टर को जाएगी। और G से जो सप्लाई निकल रही है यानी 24 वोल्ट यहाँ से आउट हो रहा है, यहाँ से जो आउटपुट आ रहा है वो 24 वोल्ट आ रहा है और यहाँ से भी जो निकल रहा है वो भी 24 वोल्ट निकल रहा है। लेकिन इन 24 वोल्ट के साथ हमारा दूसरा वाला तार जो C पर आया हुआ है वह भी जाएगा, तभी इसमें 24 वोल्ट नापा जा सकता है या फिर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। Y1 लिखने का मतलब यह है कि कभी कभी जो है बहुत सारे ऐसे भी आपको पैकेज ऐसी मिलेगा वहाँ पर डबल कंप्रेसर लगा रहेगा। ये तो कंप्रेसर लगा ही है, एक और कंप्रेसर लगा रहेगा। तो दूसरे वाले कंप्रेसर को चालू करने के लिए Y1 के बगल में Y2 भी रहता है। तो या फिर ये सिंगल है तो Y भी लिख सकता है या Y1 लिख देगा, और डबल रहेगा कंप्रेसर तो Y1 और Y2 दो चीज़ जो है कि लिखा रहेगा। तो Y से जो भी कुछ रहेगा वो कंप्रेसर के लिए वो सप्लाई आएगा। G से जो सप्लाई निकलेगा वो जो है कि हमारे ब्लोअर मोटर के लिए चला जाएगा। अब यहाँ पर जो है और W यहाँ बच रहा है। W जो है इसके अंदर हीटिंग सिस्टम जो लगा रहता है उसके लिए ये सप्लाई पहुँचाता है, यानी यहाँ से भी क्या होगा 24 वोल्ट ही निकलेगा। अब आपके दिमाग में यह बात आएगी कि 24 वोल्ट से क्या हीटर चल जाएगा, ऐसा नहीं है, हीटर नहीं चलेगा। तो उसके लिए ऐसे ही कंडक्टर लगा रहेगा। यह 24 वोल्ट सिर्फ जो है उस कंडक्टर को ऑन करेगा और ऑन करते ही हमारा हीटर जो है कि चालू हो जाएगा। लेकिन उस हीटर को सप्लाई जो है दूसरे जगह से दिया जाएगा। यहाँ से सिर्फ जो है उसको ऑन या ऑफ करने के लिए सप्लाई दी जाएगी, जिस पे बहुत कम लोड होता है, यानी सिर्फ कॉइल चलाना है उससे तो बहुत कम लोड होता है और पतले तार से इसका वायरिंग भी होता है। मेन जो लोड होता है इन सभी वायर पे होता है। तो हीटर के लिए अलग से कंडक्टर लगा हो सकता है
और वो चीज़ यदि आप चाहेंगे तो हम आगे वीडियो जब बनाएंगे उसमें पीसीबी वगैरह सब कुछ लगा करके, डबल कंप्रेसर, डबल जो है कि ये कंडेंसर फैन, ये सारी चीज़ें जो है कि हम आगे की वीडियो में बनाएंगे। अब जो है यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा Y1 पर ध्यान दें, क्योंकि हमारे C और R पर 24 वोल्ट आ गया। Y1 से एक सप्लाई निकला हुआ है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, यह 24 वोल्ट निकल रहा है। इसी 24 वोल्ट के साथ एक जो है ये दूसरा वाला तार भी जाएगा, यानी 24 वोल्ट का ये 2 तार है, तो एक तार डायरेक्ट और एक तार जो है Y1 से जाएगा। जब थर्मोस्टेट यहाँ से चाहेगा तभी Y1 से सप्लाई निकलता है, और यही सप्लाई जो है ये दोनों तार आप देख सकते हैं, एक जो यहाँ से जो थर्मोस्टेट से निकल रहा है उसी तार को हम सीधे लेकर के चले आए एलपी और एचपी। कंप्रेसर में जो होता है डीएल और एसएल लाइन होता है। डीएल का मतलब डिस्चार्ज लाइन, एसएल का मतलब है सक्शन लाइन। तो डिस्चार्ज लाइन से हाई प्रेशर की गैस निकलती है और सक्शन लाइन से जो है लो प्रेशर की गैस निकलती है। तो लो प्रेशर की जिससे गैस निकलती है वहाँ पर एलपी स्विच लगता है, और जहाँ से हाई प्रेशर की गैस निकलती है वहाँ पर एचपी स्विच लगता है। ये स्विच क्या काम करते हैं, तो सिर्फ यही चेक करते हैं कि इधर का जो प्रेशर है आवश्यकता से कम तो नहीं ना है। एलपी जो स्विच है आवश्यकता से कम जो है कि प्रेशर होने पर ऑफ हो जाएगा, और एचपी स्विच क्या करता है, आवश्यकता से अधिक प्रेशर होने पर ऑफ हो जाएगा। तो होता क्या है कि ये जो 24 वोल्ट सप्लाई है वो यहाँ पर एलपी पर आया, और एलपी से जो है यह अंदर से गया और यहाँ से निकल आया, यानी ये दोनों आपस में चिपके रहेंगे, क्योंकि इसका प्रेशर जो है सामान्य रहता है। यदि कभी गड़बड़ हुआ प्रेशर तभी जो है ये ऑफ करेगा सिस्टम को, यानी ये वाला कंटेक्ट पॉइंट जो है, मतलब ये दोनों पत्तियाँ एक दूसरे से अलग होगी, तो इधर से जो 24 वोल्ट जाएगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन जब ये ठीक ठाक है, सही सलामत है, तो यहाँ से ये जो 24 वोल्ट की सप्लाई है आगे बढ़ेगा और यहाँ पहुँचेगा एचपी में, और एचपी जो स्विच होता है वह भी ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि इधर का भी प्रेशर ठीक ठाक है। यदि कभी प्रेशर गड़बड़ होता है तभी जो है कि यहाँ से जो 24 वोल्ट अब आगे बढ़ा था उसको ये रोकेगा। लेकिन जब सब दोनों स्विच जो है कि सही है, तो ये दोनों क्या होते हैं, ऑन रहते हैं, यानी ये पत्ती इससे सटी रहती है और ये यहाँ पर आपस में सटे रहते हैं। तो यहाँ से जो 24 वोल्ट आया एलपी से निकला, फिर वापस गया एचपी में, एचपी से निकल के ये चीज़ जो है यहाँ से आगे बढ़ा। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ने के बाद आप देख लीजिए वह सप्लाई आ गया हमारे इस ओवरलोड में। ओवरलोड में हमने इसके बारे में बताया था कि जब 25 एम्पियर से नीचे का करंट है, यानी ये फिक्स 25 एम्पियर का हमारा ओवरलोड है, तो 25 एम्पियर से नीचे करंट जब ले रही है मशीन तब तो ये आपस में चिपके रहेंगे, यानी इधर से सप्लाई इधर जाती रहेगी और हमारे कॉइल तक ये 24 वोल्ट सप्लाई पहुँच गई। और 24 वोल्ट सप्लाई की जो दूसरी वाली तार थी, आप देख लीजिए, ये जो दूसरी तार है ये डायरेक्ट यहाँ से इस ट्रांसफार्मर से आई और ये जो दूसरी सप्लाई डायरेक्ट इसके यहाँ पहुँच गई है। तो इस तरीके से हमारे इस कंडक्टर के पास 24 वोल्ट की सप्लाई पहुँचती है, यानी कि ये थर्मोस्टेट से निकलने के बाद ये पहुँच जाएगा एलपी स्विच, फिर यहाँ से एचपी स्विच, एचपी स्विच के बाद ये जाएगा ओवरलोड, ओवरलोड से निकलेगा फिर पहुँचेगा हमारे कॉइल पर, और कॉइल पर दूसरी वाली जो तार होती है वो डायरेक्ट यहाँ पर पहुँची हुई है। तो इस तरीके से होता क्या है कि हमारा ये वाला कंडक्टर ऑन होगा। कब ऑन होगा, जब थर्मोस्टेट यहाँ से सप्लाई भेजेगा तब। तो इस तरीके से हमारा कंप्रेसर यहाँ पर ऑन होता है। उसके बाद हम थोड़ा सा इस पर चलते हैं ब्लोअर मोटर के लिए। तो ब्लोअर मोटर पर जब हम आएंगे तो यहाँ पर ब्लोअर मोटर के लिए सप्लाई जी से निकलता है और ये 24 वोल्ट की सप्लाई जो है पहले पहुँच जाती है ओवरलोड में। इस ब्लोअर मोटर में कोई LP-HP स्विच नहीं होता है, तो ये डायरेक्ट पहुँच जाएगा ओवरलोड में, और ओवरलोड से निकलने के बाद यहाँ पर पहुँच गया 24 वोल्ट। और इसका जो दूसरा तार है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डायरेक्ट आया हुआ था, इसमें यहाँ से डायरेक्ट ये ट्रांसफार्मर पर गया था, वही दूसरा तार यहाँ पर पहुँच जाता है। तो इस तरीके से इस कॉन्टेक्टर को भी सप्लाई मिल गया और इस कॉन्टेक्टर को भी सप्लाई मिल गया। एक इस तार में एक और चीज़ लगा हो सकता है, टाइम डिले रिले होता है, यानी कि ये टाइम डिले जो रिले है, यहाँ पर एक टाइम डिले रिले लगा रहेगा, यानी कि यहाँ से 2 टर्मिनल इसमें है। तो ये जो है कि
यह रिले कैसे काम करता है, तो यहाँ से जो सप्लाई आ रही है उसको 3 मिनट बाद या 4 मिनट के बाद यहाँ से वापस जो है एलपी के तरफ भेजेगा। तो एलपी क्या करता है, तुरंत एचपी के तरफ, और एचपी भी तुरंत जो है निकाल के ओवरलोड में, और ओवरलोड तुरंत निकाल के इधर भेजता है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि 3 मिनट तक इसको रोक करके रखने के लिए ये रिले लगा हुआ है। टाइम डिले वाला रिले जो है ये 3 मिनट रोकने के लिए, यानी कि कंप्रेसर जब भी मतलब लाइट बंद हो गया, लाइट कट गई या फिर वापस लाइट तुरंत आ गई तो कंप्रेसर जो है तुरंत चालू नहीं होना चाहिए, उसके लिए ये रिले लगा हुआ है। बाकी अन्य चीज़ें चालू हो जाए लेकिन कंप्रेसर नहीं चलना चाहिए, तो इसी वजह से ये जो है कि इस कंप्रेसर के लिए ये चीज़ लगा हुआ है। उसके बाद जो है कि आपको ये सारी चीज़ें हमने लगभग सब कुछ बता दिया है। यदि आपको इसमें यह सीखना है कि यदि कुछ खराबी होता है तो हम कैसे इसको चेक करें, बहुत ही आसान है। यदि आपने इस पूरे कनेक्शन को समझ लिया है तो इसके खराबी यानी कि जो फॉल्ट है उसको फाइंड करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कैसे, यदि मान लेते हैं कि हमारा ये कंप्रेसर नहीं चल रहा है, तो जब कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो सबसे पहले तो हम यह देखेंगे कि क्या हमारा कंडक्टर ऑन या ऑफ हो रहा है या नहीं। यानी कि सबसे पहले हमको 24 वोल्ट यहाँ पर एसी सप्लाई चेक करनी है, क्योंकि ट्रांसफार्मर से जो सप्लाई निकल रहा है 220 वोल्ट एसी इन करेंगे तो 24 वोल्ट जो है कि एसी इधर से आएगा। तो यहाँ पर हम एसी सप्लाई 24 वोल्ट चेक करेंगे, जिससे कि यदि यहाँ पर 24 वोल्ट आ रहा है और हमारा ये कंडक्टर नहीं चल रहा है तो कंडक्टर के अंदर जो है खराबी हो सकती है या कॉइल ये खराब हो सकता है। तो 24 वोल्ट ये चेक कर लीजिए। यदि यहाँ पर 24 वोल्ट नहीं आ रहा है तो आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। तो सबसे पहले यदि आप इधर से चेक करना चाहते हैं तो Y1 पर जो है आपको सप्लाई चेक करना है, C और Y1 पर, कि इधर 24 वोल्ट निकल रहा है कि नहीं। यानी कि इधर C और Y1 के बीच में 24 वोल्ट आपको मिला तो समझ लीजिएगा कि हमारा थर्मोस्टेट ने सप्लाई तो आगे भेज दिया है और यह सप्लाई पहले पहुंच जाता है टाइम डिले रिले पर। तो ये रिले के पास आप 24 वोल्ट सप्लाई यानी 24 वोल्ट सप्लाई को चेक करने के लिए एक तार आपको यहाँ पर और दूसरा तार जो है यहाँ C पर ही रखना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको 24 वोल्ट सप्लाई यदि मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो ये रिले ख़राब, यानी कि इधर मिल रहा है इधर नहीं मिल रहा है तो ये रिले ख़राब। यदि यहाँ पर मिल रहा है तो आपको यहाँ पर चेक कर लेना है LP HP, मतलब बारी बारी से आपको कॉमन पर लगाने के बाद यहाँ पर आपको 24 वोल्ट चेक करना है। यहाँ आ गया तो आपको यहाँ फिर यहाँ, इसी तरीके से आप एक एक करके चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ मिल जाएगा कि किस जगह से 24 वोल्ट की सप्लाई ब्रेक हो रही है। यदि आपको लगता है यहाँ 24 वोल्ट आया, कंडक्टर ऑन भी हो रहा है, कंप्रेसर नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि ये जो तीनों फेज है तीनों में से नीचे नहीं जा रहा होगा या फिर इधर सप्लाई नहीं आ रही होगी। तो उसको भी आप एक एक करके चेक कर सकते हैं। यदि आपने इसको समझ लिया है तो चेक करना बहुत आसान है, यदि नहीं समझे हैं तभी दिक्कत हो सकता है। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है, वीडियो तो थोड़ी लंबी हो ही गई है लेकिन उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यदि आप एसी का काम कर रहे हैं सिंगल फेज पर तो 3 फेज का ये जो सिस्टम है, जो कंट्रोलिंग सिस्टम है, ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। सभी जो है प्रकार की जो 3 फेज की एसियाँ होती हैं लगभग इसी तरीके से उसके अंदर कंट्रोलिंग सिस्टम लगाया जाता है। कुछ चीज़ें बढ़ सकती है, कुछ चीज़ें घट सकती हैं, ये हो सकता है, लेकिन कंट्रोलिंग सिस्टम सबका लगभग 3 फेज में सेम ही होता है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको लगता है कि आपका कोई सवाल रह गया है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ लीजिएगा। और यदि आपको हमारी ये वीडियो समझ में आ गई है, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।